नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए कहा, इस मुद्दे पर कोई दोहरा मापदंड या समझौता नहीं होगा। कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में चंपावत में आयोजित हुआ कार्यक्रम। वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर किया गया गहन मंथन। सेना के सोरघाटी आरजे हंट फाइनल के विजेता बने सुमित बोरा। सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स के तहत पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पर्यटकों को पसंद आ रही है राजाजी टाइगर रिजर्व में एलिफेंट सफारी। पिछले लंबे समय से बंद रहने के बाद सफारी खुलने से पर्यटकों में उत्साह। और गोपेश्वर में शुरू हुई 3 दिवसीय अंडर 17 राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता। पहले दिन कोटद्वार, टिहरी व पिथौरागढ़ की टीमों ने हासिल की जीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने के साथ ही आर्थिक और नवाचार साझेदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने कई समझौतों और दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। इनमें आपदा प्रबंधन, ऑडियो विजुअल सह निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण और रोकथाम, सेमीकंडक्टर विकास, स्वास्थ्य और औषधि, छात्रवृत्ति के संस्थान, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और पेनेट ऑफ मलेशिया के बीच के समझौता ज्ञापन शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा और आतंकवाद से मुकाबले संबंधी सहयोग में विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। आतंकवाद पर कोई दोहरा मापदंड नहीं हो सकता और आतंकवाद से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में चंपावत और लोहाघाट में महिलाओं ने शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए कलश यात्रा निकाली। इसके बाद मुख्य वक्ता आरएसएस के प्रांत सह प्रचार प्रमुख और अन्य गणमान्यों ने संघ के 100 गौरवशाली वर्षों का उल्लेख करते हुए समाज को एक सूत्र में पिरोने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही समाज के सामने खड़ी वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर गहन मंथन किया। कार्यक्रम के जिला संयोजक मोहित पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना के शताब्दी वर्ष मना रहा है। देश भर के साथ ही उत्तराखंड में 10,000 कार्यक्रमों का लक्ष्य रखा गया है। 10,000 कार्यक्रम का प्रण लिया है। उसी के निमित्त आज चंपावत एवं लोहाघाट में कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम से जैसा कि सबको ज्ञात ही हो रहा है कि सारा अपना समाज एक साथ होकर हिंदुत्व की ओर आगे आया है, जिससे कि हम जो हिंदुत्व में आज हम जगह जगह बढ़ गए हैं, इसका भाव हम मिटाने के लिए जात पात की छोड़ो लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस नारे इस अभियान को हम आगे लेते हुए भी चलेंगे। पिथौरागढ़ में आज सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स द्वारा आयोजित सोरघाटी आरजे हंट का फाइनल आयोजित किया गया। सेना की पंचशूल ब्रिगेड के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य उभरती हुई रेडियो जॉकी प्रतिभाओं की खोज, प्रोत्साहन एवं मंच प्रदान करना था।
फाइनल राउंड में चयनित 11 प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता, आवाज के उतार चढ़ाव, त्वरित अभिव्यक्ति एवं ऑन एयर प्रस्तुति कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में सुमित बोरा विजेता बने, जबकि शिफा खान ने प्रथम उपविजेता और ऋचा जोशी ने द्वितीय उपविजेता का स्थान प्राप्त किया। समापन समारोह के दौरान ब्रिगेडियर गौतम पठानिया ने विजेताओं एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। हरिद्वार जिले के बहादुराबाद विकासखंड के जमालपुर कला गांव में जल अर्पण समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनुपमा रावत ने किया। इस अवसर पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जमालपुर कला गांव के सभी घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र, छोटे छोटे गाँव, दूरस्थ जल स्रोत और भूमिगत जल की कमी जैसी समस्याएं हैं। ऐसे में जल जीवन मिशन को सफल बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जल स्तर में लगातार हो रही गिरावट पर चिंता जताते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आवश्यक बताया। इस परियोजना में वर्षा जल संचयन पर भी कार्य किया गया है, जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। केवल पानी ही नहीं बल्कि स्वच्छ और पीने योग्य जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि जल संस्थान के सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना का लाभ वास्तव में हर घर तक पहुंचे। राजाजी टाइगर रिजर्व में हाथियों की सफारी शुरू होने के बाद यहां काफी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और एलिफेंट सफारी का आनंद ले रहे हैं। काफी समय से बंद रहने के बाद एलिफेंट सफारी को अब दोबारा शुरू किया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में हाथीबाड़े में रहने वाली मादा हाथी राधा और रंगीली पर्यटकों को जंगल में घुमाने ले जाती हैं और कुशल महावतों की देखरेख में पर्यटक इस सफारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। इस सफारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह कोर एरिया में जाती है, जहां जंगली जानवरों की चहलकदमी रहती है। ऐसे में पर्यटकों को जंगली जानवरों, विशेषकर बाघ, हाथी, हिरण, हायना तथा प्रवासी पक्षियों के दीदार होते हैं। शिला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी दीपक रावत का कहना है कि इसमें प्रशिक्षित मादा हाथियों को लगाया गया है, जो महावतों की देखरेख में पर्यटकों को जंगल सफारी कराती हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट 15 नवंबर को खोले गए थे, जो 15 जून को बंद किए जाएंगे। आदेश अनुसार नवंबर से शुरू की गई है और जो उससे पर्यटकों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं उसमें और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। वहीं पर्यटकों का कहना है कि एलिफेंट सफारी करके उन्हें काफी आनंद की अनुभूति हुई है। जंगल के शांत वातावरण एवं पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए हाथी की सफारी बहुत ही उपयोगी है। हम अभी घूम के आए हैं, हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे लगे पूरा अंदर सारा देखने में और अच्छा था, काफ़ी अच्छा माहौल था, अच्छा सब कुछ दिखाया उन्होंने और व्यू भी बहुत अच्छा था, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। बहुत ही अच्छा लगा एलिफेंट सफारी करके और काफ़ी अच्छे एनिमल्स मिले हैं, स्पॉट डियर, सामर डियर और लेपर्ड मिला है, काफ़ी अच्छा मिला है देखने को। नंदा देवी राजजात यात्रा के आयोजन को लेकर उत्पन्न हुई असमंजस की स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए आज चमोली जनपद के थराली विकासखंड स्थित परगना बधाण के श्री नंदा देवी राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवराड़ा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी मंदिर समितियों, 14 सयाणों, 12 थोकी ब्राह्मणों, मालगुजारों, पुजारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि शामिल रहे। नंदा देवी राजजात समिति के कोषाध्यक्ष सुशील रावत ने बताया कि महापंचायत में इस बात पर सहमति बनी है कि यदि कासुआ के राजवंशिक कुंवरों द्वारा नंदा देवी राजजात यात्रा वर्ष 2027 में तय की जाती है तो उसी समय पर यात्रा आयोजित की जाएगी। जो कार्रवाई की जब पुष्टि हो रही थी तो उसमें एक प्रस्ताव आया था कि जो नंदा देवी राजजात समिति है उसके प्रस्ताव को सर्वोपरि माना जाए और अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जाए और ये समिति विचार करेगी अन्य प्रस्तावों पर। तो उसके बावजूद भी इन कुछ लोगों द्वारा जो वहाँ उपस्थित थे, कुरूर के क्षेत्र के लोग जो मसलन अध्यक्ष हैं जो उनके, तो उन्होंने फिर यहाँ वाले प्रस्ताव में हस्ताक्षर करने के बाद वहाँ नई बात कहनी शुरू कर दी और भ्रम जैसा फैलाने का जो प्रयास किया, तो वो जरा उसकी लोगों ने भर्त्सना की और ऐसा नहीं होना चाहिए। और नंदा देवी राजजात कांसवा के कुंवरों द्वारा ही मुकर्रर तिथि पे तय होती है और 2027 में अगर उन्होंने कहा तो 2027 में होगी। और इसके साथ ही कुरूड़ नंदा देवी मंदिर समिति के अध्यक्ष नरेश गौड़ ने कहा कि राजजात को लेकर बने भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित किए जाने की मांग की गई है ताकि नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके। इसमें सभी ने निर्णय लिया है कि एक अगली बैठक
कुलसारी में की जाएगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। और उसके बाद एक बैठक मुख्यमंत्री जी राजा समिति और मंदिर समिति कुरूर की एक बैठक लें। और उनमें जो भी घबलाबाजी चल रही है, जो भी मतभेद चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उस बैठक को लेकर के सभी मतभेदों को पूरा दूर करने की कृपा करेंगे। और इस जात यात्रा में अहम भूमिका निभाने वाले अंतिम आबादी वाले गांव के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में पहुंची ग्राम प्रधान वाण नंदुली बिष्ट ने कहा कि राजजात यात्रा परंपराओं के अनुरूप ही होनी चाहिए। वर्तमान में व्यवस्थाएं ना के बराबर हैं, लेकिन वर्ष 2027 तक आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार होने की संभावनाएं हैं। आखिरकार इन बातों का, सभी बातों का निचोड़ निकाला जाए। जो भी मीटिंग हो रही, बैठकें हो रही, उनमें अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। मैं यही चाहती हूँ कि अगर राजजात 26 में होती है, 27 में होती है या उससे भी आगे होती है, परंपरा रीति रिवाज के साथ हो। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। दादी कौन सा प्लांट है? टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं DD न्यूज उत्तराखंड। उत्तराखंड की प्रथम एनिमेशन फिल्म तीलू रौतेली और अन्य कई एनिमेशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके मल्टीमीडिया प्रोफेशनल भूपेंद्र कठैत ने उत्तराखंड की लोक कथाओं और सामाजिक विषयों को एनिमेशन के माध्यम से नई पहचान दी है। DD न्यूज ने उनके अनुभव, तकनीकी प्रक्रिया और एनिमेशन के जरिए समाज से जुड़ी कहानियों को सामने लाने की उनकी कोशिशों पर खास बातचीत की। उत्तराखंड की लोक कथाओं और कहानियों को जब एनिमेशन की दुनिया में पहचान मिलती है तो उसके पीछे मेहनत और कल्पना शक्ति का बड़ा योगदान होता है। एक ऐसा ही नाम है, क्रिएटिव नाम है भूपेंद्र कठैत, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और आज उत्तराखंड की लोक कथाओं को, लोक कहानियों को और यहाँ के इतिहास को एनिमेशन के साथ आधुनिक तकनीक से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज उनसे उनके एनिमेशन के सफ़र को जानेंगे, इन चुनौतियों को समझेंगे और उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड की जो पहली एनिमेशन फिल्म और महान शख्सियत पे बनी तीलू रौतेली, वो भूपेंद्र कठैत के द्वारा ही बनाई गई है। तो सबसे पहले आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जी बिल्कुल सर, जब एनिमेशन को हाथ से ड्रॉ किया जाता था और आज कई सालों बाद जब एनिमेशन को कहीं ना कहीं AI ने अपना जगह दे दी है, तो इस दौर को आपने देखा है उस दौर से, तो थोड़ा सा आपसे जानेंगे आपके शुरुआती सफ़र को, आपने कैसे तय किया वो सफ़र और आज आप कैसे कर रहे हैं। एनिमेशन को बहुत शॉर्ट में बताता हूँ मैं कि हमसे भी बहुत पहले तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता था, जो कि जैसे कैमरे से एक एक फ्रेम को ड्रॉ करके शूट किया जाता था, तो बहुत डिफिकल्ट आर्ट थी। जब हमने शुरू किया तो 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू होने लग गए थे। एनिमेटर प्रो एक सॉफ्टवेयर होता था जो आज के लोगों ने सुना नहीं होगा, उसमें हम माउस से एक एक फ्रेम ड्रॉ करते थे। पहले तो सोचिए ना कि ह्यूमन फिगर स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट आर्ट है, देन उसके मूवमेंट की, वो घूम रहा है फिर रहा है तो उनको हाथ से ड्रॉ करना इमेजिनेशन से, बहुत डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म था। तो इसीलिए मुझे अट्रैक्शन हुआ इसकी तरफ। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम इवॉल्व किया, 3D एनिमेशन आया तो हमने उस पर भी काम किया। जैसे कि मोटू पतलू यहाँ का पहला सीरियल, उस पर मैंने काम किया था। और इवन दूरदर्शन के लिए एक एनवायरनमेंट की कोई सीरीज़ थी, उस पर मैंने काम किया था। उसके बाद फिर एनिमेशन ईजी होता गया और बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़े तो आज AI का दौर है। तो मैं बता दूँ कि उत्तराखंड जब मूवमेंट हुआ था तो उसमें मेरे कार्टून लगाए गए थे सबसे शुरुआत में, पौड़ी में जब धरने पे बैठे थे, और आज भी मेरे पास मौजूद हैं। तो उसके बाद क्योंकि मैं आर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा मेरा पहले से रुझान था, और जबकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था। फिर जब दिल्ली गए, फिर वहाँ पे मैंने कई स्टूडियोज़ में काम किया, और उस समय इंडिया में एनिमेशन प्रोजेक्ट्स कम थे तो मैं बाहर के प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा काम करता था। कोई सिंगापुर का था, कोई नीदरलैंड्स का। तो एनिमेशन हो या फिल्म मेकिंग हो या हाथ से जो आर्ट है, मुझे इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने थे। इनफैक्ट म्यूज़िक में भी, उन पे भी मैंने किए हैं बहुत सारे। तो एक तो होता है ना जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है, तो
उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसको इवॉल्व करने की तरफ मैंने छोटा सा प्रयास किया है, और यहाँ के जो कल्चर और हिस्ट्री पे तो विजुअली इसको कभी रिप्रेजेंट किया ही नहीं गया। और अगर मैंने सोचा इसको एनिमेशन के थ्रू किया जाए तो बच्चों में अवेयरनेस भी आएगी, बाहर वालों को पता चलेगा। क्योंकि जब मैंने यहाँ की हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे सबसे पहले बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि हमें तो पता ही नहीं था, इतने हम लोग यहाँ विद्वान लोग भी थे, वीरों बड़ों का भी देश था, और हर चीज़ में बहुत उन्नत लोग थे। तो मैंने कहा यार इसको करते हैं। एनिमेशन जो कर रहे हैं क्रिएटर्स हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनके रोजगार में, उनकी कला में कहीं ना कहीं बंद होने के आसार आपको लगते हैं एआई के आने से? क्या चुनौतियाँ हैं? चुनौतियाँ हैं और उनके लिए काम करना होगा। हर फील्ड में चुनौतियाँ। एनिमेशन के लिए यह है, या आर्ट में ये हो गया है कि एक चीज़ होती है आपके कंसेप्ट्स, ठीक है, और एक चीज़ होती है टूल्स। तो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जैसे आर्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझने में आपको सालों लग जाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक रूल है गोल्डन मीन मेथड कहते हैं उसको। तो उस रूल को अगर आपने समझ लिया तो एक हमारे हाथ के नाखून से लेके पूरा यूनिवर्स का डिज़ाइन उस रूल पे बेस्ड है। उसको अगर मैं कभी पढ़ाने पे आ गया तो 2-3 घंटे लगेंगे। बहुत ब्यूटीफुल रूल है। तो उसको ऐसे ऐसे आर्ट के अंदर हज़ारों थ्योरीज हैं, हज़ारों चीज़ें हैं कंसेप्ट समझने में। तो एक छोटी सी पिक्चर बैलेंस करने में आपको सीखना पड़ता है। तो कंसेप्ट तो एआई कभी उसको मतलब कंसेप्ट्स के ऊपर तो एआई कभी डोमिनेट नहीं कर सकती ना। हाँ, टूल्स चेंज हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स जिन पे अभी हम काम कर रहे हैं उनकी जगह कुछ और आएंगे। तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता को आपके चैनल में, जो ओडीआर चैनल है, जो आपकी बुक्स पब्लिश हो रही हैं, उसमें देखनी चाहिए ताकि उन्हें उत्तराखंड की हिस्ट्री समझ में आए? एक तो हिस्ट्री जो है ना बहुत बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है सभी के लिए ना। तो ख़ास तौर पे उत्तराखंड की हिस्ट्री पे जब मैं काम कर रहा था तो प्रोफेशनली या जो कमर्शियल लोग थे सबने मना भी किया था कि ये तो मतलब इतनी मेहनत करके इसका कमर्शियल रिटर्न बहुत कम होगा। तो पहला चैलेंज था कि हिस्ट्री को मैंने एंटरटेनिंग बनाया। जैसे शुरुआत होती गुफाओं में जो आदि मानव ने चित्र बनाए हैं हज़ारों साल पुराने, उन चित्रों को जब मैंने देखा तो उसमें बल्कि एक योगा करती आकृति मिल रही, कहीं पे वो शिकार के सीन मिल रहे, कहीं पे हाथ में हाथ डाल के वो डांस कर रहे हैं। मतलब जो आज हमारे गांव में डांस हो रहे हैं हज़ारों साल पहले से वो स्टार्ट हो गए थे। तो कोई ज़रूरी नहीं ना कि वो बहुत बैकवर्ड लोग रहेंगे, वो कहीं ना कहीं वो इवॉल्व कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो उनको मैंने एनिमेशन के थ्रू दिखाया। उन गुफाओं के अंदर आदि मानव खड़ा है, फिर वो ड्राइंग्स चल रही हैं, और बाद में राजा महाराजाओं की कहानियाँ आएंगी, माधो सिंह भंडारी से लेके, और मतलब वीरों की कहानी आएंगी, कैसे बाहर के आक्रमणों के साथ यहाँ की रानियों ने उनको मार के भगा दिया। जैसे जिया रानी वगैरह हो गई, तैमूर लंग से भिड़ गई आज का। तो उनकी जो कहानियाँ इसमें आएंगी तो मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी मिलेगी। और मतलब हमारा उद्देश्य तो यही था कि इसको विजुअल फॉर्म में करते हैं। तो ये पहली बार है, और मेरे ख्याल से उत्तराखंड ही नहीं किसी भी स्टेट का हिस्ट्री के ऊपर विजुअल फॉर्म के अंदर ये पहला काम है मुझे, क्योंकि अभी कहीं दिखाई नहीं दिया। तो ये हमारी प्रेरणा थी और लोगों के लिए बहुत ही मनोरंजक है। इवन यहाँ का जो गढ़वाली मकान है, कुमाऊनी मकान है, जौनसारी मकान है, टेम्पल्स हैं, उनको मैंने ओरिजिनल फॉर्म में इसमें 3D एनवायरनमेंट से क्रिएट किया है और उसके बाद यूज़ किया। तो भूपेंद्र कठैत जी की जितना भी इस समय वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अध्ययन कर रहे हैं पूरे, चाहे कुमाऊं हो गढ़वाल हो, उसके बाद वो उसे बना रहे हैं, तो ये बहुत क्रिएटिव वर्क है और देखना भी चाहिए। ओडीआर उन्होंने चैनल बताया है जिस पे आपको ये सब देखने को मिलेगा, और भविष्य में उनकी और भी योजनाएं हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें निकल के सामने आएंगी, और जो उत्तराखंड के युवा हैं एनिमेशन की दुनिया में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी उम्मीद करते हैं जो उनसे हमने बातचीत की है वो काफ़ी लाभदायक रही होगी। फिलहाल इतना ही। देहरादून से मैं रेणु प्रेती, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज लखेड़ा के साथ, डीडी न्यूज़ उत्तराखंड। पौड़ी गढ़वाल जिले में कीवी की फसल स्वरोजगार का एक बड़ा जरिया बनती जा रही है। इसकी फसल को जंगली जानवर, चिड़िया आदि नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। बीरोखाल ब्लॉक के कुंजोली गांव में दिल्ली से वापस आए दो भाइयों ने वर्षों से बंजर पड़ी अपनी बुआ की जमीन पर कीवी का बगीचा तैयार किया है। आज यह बगीचा लाखों का उत्पादन कर रहा है, साथ ही एक पौधशाला भी बन गया है। थलीसैंण विकासखंड के पनाऊ गांव के अनूप पटवाल ने कहा कि जंगल के बीच पड़ी बुआ की लगभग 100 नाली बंजर जमीन को उन्होंने तैयार किया और 8 प्रजातियों के लगभग 500 कीवी के पेड़ों की बेल तैयार की है। इन दिनों वे कीवी की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। लगभग इन पेड़ों से अभी हमने 7-8 कुंटल की पैदावार की है। कुछ हमारे सीड के काम आ जाता है, जैसे आप देख रहे हैं ये नर्सरी पौध है, ग्राफ्टेड, इस साल निकलने के लिए ये तैयार है। अब हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, और बरसात में जैसे इस पूरे सीज़न में हमारे साथ महिला शक्ति गुडलखिल तल्ला है, वहाँ की महिलाएं आती हैं, वो काम करते हैं। लगभग
जितना शायद वो खुद ही कहते हैं कि जितना मनरेगा से हमें दिहाड़ी नहीं मिलती उससे ज़्यादा हम यहाँ से ले जाते हैं पैसे। तो मतलब साल में उनको 3-4 बार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। बारिश ज़्यादा हो गई तो उतना ज़्यादा काम हो जाता है क्योंकि झाड़ उतनी ज़्यादा आ जाती है। फिर गोबर फेंकना खेतों में, इनके थावले बनाना, इनकी सफाई करना, नर्सरी की सफाई करना, और नर्सरी में बराबर सफाई चाहिए होती है। और कीवी की पौध अब दूसरे जनपदों में भी भेजी जाती है। अनूप के इस काम में अब नजदीकी गांव की महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। आरती देवी का कहना है कि उनके जेठ अनूप ने उनको इस काम को करने के लिए प्रेरित किया है। भैया के मन में आया था, वही पंतनगर से पेड़ भी लाए थे, उन्होंने वहीं से ट्रेनिंग भी ली थी, भरसा ट्रेनिंग ली थी। फिर उन्होंने हमें यहाँ आने के लिए तैयार किया था। फिर उनके साथ ही हम यहाँ आए थे। तब यहाँ काटे थे, बंजर ज़मीन थी हमारी बुआ सास की। तो जब यहाँ आए थे तो मुझे भी डर लगा था कि कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन धीरे धीरे कोशिश की तो हो ही गया। और कोटद्वार के उद्यान विशेषज्ञ पंकज कुमार पटवाल का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 150 किसान अब कीवी मिशन के अंतर्गत कीवी उत्पादन से जुड़ गए हैं। बीरोखाल कीवी का हब बनता जा रहा है। हमारे पास आज 150 किसानों की संख्या है जो इस कीवी पे और सेब पे काम कर रहे हैं। श्री अनूप पटवाल ब्रदर कुंजोली में 94 नाली में इन्होंने कीवी का स्वयं के एवं किसान विभाग की सहायता से यहाँ पे बगीचा लगाया है। और इनको देख के बहुत ही अच्छा लगा कि ये पहाड़ के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर सकते हैं। यहाँ पे कम से कम जो हमारी पारंपरिक जो प्रजातियाँ हैं इससे हटके भी इन्होंने फॉरेन प्रजाति, गोल्डन प्रजाति इत्यादि यहाँ पे लगाई हुई हैं, और जिनसे मन बहुत अच्छा खुश हुआ है कि आने वाले दिनों में जो कुंजोली का जो कीवी का हब है ये पूरे हमारे ननी डांडा, बीरोखाल एवं रिखणीकाल को भी कवर करेगा और अन्य जिलों या अन्य ब्लॉकों के लिए भी ये पौध सप्लाई कर सकेंगे। और अब खबर है टिहरी से, जहां उद्यान विभाग द्वारा चालू सत्र में किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 32,000 फलदार पौधों के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत नाशपाती, खुमानी, सेब, अखरोट, कीवी सहित अन्य उन्नत किस्मों के फलदार पौधे किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे कम भूमि में अधिक उत्पादन कर अपनी आय बढ़ा सकें। फलदार पौधों के रोपण से न केवल किसानों को दीर्घकालीन आमदनी का मजबूत स्रोत मिलेगा, बल्कि खेतों के बंजर होने की समस्या पर भी प्रभावी नियंत्रण होगा। जिला उद्यान अधिकारी अरविंद शर्मा ने बताया है कि जिले के सभी विकासखंडों में उद्यान सचल दल केंद्रों के माध्यम से काश्तकारों को पेड़ों का वितरण किया जा रहा है। फल पौधों का वितरण हो रहा है, जो कि हॉर्टिकल्चर में एरिया एक्सपेंशन का जो हमारा मोटिव है वो सफाइज करने का काम करेगा। दूसरा, मेरा सभी कृषक साथियों से निवेदन है कि जब भी आप उद्यान सचल केंद्र से फल पौधों को प्राप्त करें तो अपना आधार कार्ड और जो आपकी लैंड रिकॉर्ड्स है खतौनी, वो लेके आप उद्यान सचल केंद्र में जाएं। पूरे जनपद में हमारे 42 उद्यान सचल केंद्र है, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, उसको लगाने रोपने को लेकर जो कंप्लीट एडवाइजरी है हमारे सचल दल केंद्र प्रभारी से प्राप्त कर ले। वहीं किसानों का कहना है कि उद्यान विभाग की यह योजना उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। छामुंड गांव के काश्तकार आनंद डोभाल ने बताया कि उनकी बागवानी में कई किस्म के फलदार वृक्ष हैं। उन्होंने अन्य काश्तकारों से बंजर खेतों में बागवानी करने की अपील की है। ये उद्यान विभाग की बहुत अच्छी स्कीम है ये कि ये वितरित किए जा रहे हैं निःशुल्क पेड़ पौधे, और उद्यान बागवानी यहाँ उत्तराखंड में काफ़ी सफल हो सकती है, बहुत ज़्यादा सफल हो सकती है, क्योंकि अब खेतीबाड़ी का जो पारंपरिक खेती है वो थोड़ा कम हो रही है। तो उद्यान, क्योंकि इसमें एक बार लगा दो इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और इनकी देखभाल हो सकती है, और बंजर भूमि में तो काफ़ी उपयोग हो सकता है। और हम लोग लगा रहे हैं, मैं तो प्रत्येक साल लगाता हूँ, यहाँ से ले जाते हैं, तो काफ़ी हमारे पेड़ हो गए हैं और समय पे हमको खाने के लिए वो सब मिल जाते हैं, और इसमें रोजगार तो निश्चित ही हो सकता है। नैनीताल जिले में खनन राजस्व से लेकर नदियों में खनन वाहनों और उप खनिज चुगान में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। जिले की गोला नदी, नंधौर नदी और कोसी नदी में इस साल जिला प्रशासन के प्रयास काफी सफल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2026 तक गोला, नंधौर और कोसी नदी से हुई उप खनिज निकासी के सापेक्ष सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है। साथ ही वाहन स्वामियों, चालकों और श्रमिकों को रोजगार मिला है। जिलाधिकारी ललित मोहन रायल ने बताया कि जिले में राज्य सरकार की पारदर्शी खनन नीति और वार्षिक नीतिगत खनन चुगान व्यवस्था को तय समय पर संचालित किया गया, इसलिए इसमें वृद्धि हुई है। नियमित समय पे सत्र का खुलना
संगठनों द्वारा अपने काम में जो डंपर एसोसिएशन है, क्रशर एसोसिएशन है और जो मजदूर श्रमिक हैं उसमें लगे हुए, इनके लिए जो बेसिक एमिनिटीज और जो सुविधाएं थी, तो वन विकास निगम हो चाहे हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट हो, उन्होंने प्रॉपरली जो अरेंजमेंट्स उनके लिए होने थे, तो नियमित रूप से अगर कैलेंडर के हिसाब से हो तो इसमें आशाजनक परिणाम मिलते हैं। गोपेश्वर में खेल निदेशालय की 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में सभी जिलों के अंडर 17 बालकों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच कोटद्वार और हरिद्वार के बीच खेला गया, जिसमें कोटद्वार की टीम विजयी रही। दूसरा मैच पिथौरागढ़ और पौड़ी के बीच खेला गया, जिसमें पिथौरागढ़ ने पौड़ी को हराया। वहीं तीसरे मैच में टिहरी ने रुद्रप्रयाग की टीम पर शानदार जीत हासिल की है। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने खिलाड़ियों से खेल भावना का परिचय देते हुए बेहतर खेल प्रदर्शित करने का आह्वान किया है। अच्छा लग रहा है और इससे प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को खेलने के लिए, और बच्चे भविष्य में उत्तराखंड के लिए, राज्य देश के राज्य के लिए, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ रहेगा तो बच्चों को अच्छे से खेले, मेहनत से खेले। वहीं इस प्रतियोगिता के पहले दिन जीत हासिल करने वाली टीमों में काफी उत्साह रहा और वो अगले मैच के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। मैं मुंशारी का रहने वाला हूँ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, और हम यहाँ खेलने आए थे और हमने यहाँ 3-2 से पौड़ी गढ़वाल को हराए, और आगे का मैच हमारा देहरादून के साथ से। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। अंत में एक बार फिर हेडलाइंस पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए कहा, इस मुद्दे पर कोई दोहरा मापदंड या समझौता नहीं होगा। कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में चंपावत में आयोजित हुआ कार्यक्रम। वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर किया गया गहन मंथन। सेना के सोरघाटी आरजे हंट फाइनल के विजेता बने सुमित बोरा। सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स के तहत पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पर्यटकों को पसंद आ रही है राजाजी टाइगर रिजर्व में एलिफेंट सफारी। पिछले लंबे समय से बंद रहने के बाद सफारी खुलने से पर्यटकों में उत्साह। और गोपेश्वर में शुरू हुई 3 दिवसीय अंडर 17 राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता। पहले दिन कोटद्वार, टिहरी और पिथौरागढ़ की टीमों ने हासिल की जीत। और हर न्यूज अपडेट से जुड़ने के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी जरूर फॉलो कीजिए। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।